Hello everyone, myself Shankar Kumar, Assistant Professor, Civil Engineering Department. Today in this class we have to discuss the RCC Reinforcement Concrete Unit 1. In this class we have to discuss the definition of RCC, grade of concrete, grade of steel and so many topics. Unit 1 is a introduction topic, so we have to discuss in very in short. चूँकि ये इंट्रोडक्शन टॉपिक है तो बहुत शॉर्ट में ये वाला क्लास निकल जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास से जो होगा वो थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आरसीसी का डेफिनेशन क्या होगा। आरसीसी का मतलब हो गया कि देखिए, अगर आपके पास कोई बीम है, सपोज बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो कि स्लैब का लोड को कैरी करता है। जब इस पर लोडिंग लगाते हैं लोडिंग यानी कि यूडीएल लोड लगता है बीम पर फ्रेम स्ट्रक्चर में, तो बीम हमारा ये बेंड हो जाता है। ठीक है, तो बेंड कर जाएगा। बेंड होता है तो कैसे होगा, यानी टॉप पार्ट पे हम लोग क्या देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं बीम के जो मॉलिक्यूल्स हैं यह पास पास आने लगते हैं, और बॉटम के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये दूर दूर जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ऊपर में कंप्रेशन दिखता है, मतलब आते हैं पास पास, और बॉटम वाले जो मॉलिक्यूल्स है दूर दूर जाते हैं यानी कि टेंशन में रहते हैं। तो यही कहा जाता है कि हम जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर सिंपल बेंडिंग में होता है सब्जेक्टेड टू अंडर ए सिंपली सपोर्टेड कंडीशन, जब सिंपली सपोर्टेड कंडीशन में होता है तो अपर पोर्शन कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, लोअर पोर्शन वो टेंसाइल स्ट्रेस में होता है, जो कि 1/10 यानी 10वां भाग होते हैं परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस का। परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है यह आपको IS 456 कोड में पेज 80-81 पे दिया हुआ है। इसकी वैल्यू आगे हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 2 में। देयरफॉर टेंसाइल स्ट्रेस इन स्ट्रक्चर टेकन केयर ऑफ बाय स्टील, तो स्ट्रक्चर का टेंसाइल स्ट्रेस जो होगा इसमें लगने वाला स्टील जो है बार्स वो कैरी करेगा। तो इस कॉम्बिनेशन को, जो कॉम्बिनेशन है आपका कंक्रीट और स्टील का, जो टेंसाइल स्ट्रेस को कैरी करता है उसको कहेंगे हम लोग रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, कहता है कि सेम क्रॉस सेक्शन के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ जो स्टील का होगा वो 300 टाइम्स होगा, जबकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 30 टाइम्स होगा कंक्रीट का। कंक्रीट का 30 गुना होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, किसका, टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील की बात की जा रही है। कंक्रीट के रिस्पेक्ट में 30 गुना होंगे उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना गुना होगा, 300 गुना हो जाता है। तो ये थे इसके थोड़ा सा डिफिनीशन। अब डिस्कस करते हैं कि कंक्रीट में हम लोग टेंसाइल रिइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आप बताइए कि टेंसाइल रिइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट में। रिइंफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं कुछ वजह से। क्या वजह होता है, जानते हैं कि कंक्रीट क्या है, ब्रिटल मटेरियल है। यह कंप्रेशन में तो स्ट्रांग होता है, कितना भी दबा ले मजबूत होगा, लेकिन टेंशन लोड लगाएंगे तो टूट जाएगा। तो टेंशन में स्ट्रांग बनाने के लिए यहाँ पर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ताकि हमारा टेंसाइल स्ट्रेस को कैरी कर सके जो स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है कंक्रीट को मजबूत बनाया जा सकता है अगर हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो। नेक्स्ट है टेम्परेचर श्रिंकेज स्ट्रेस के वजह से जो इसमें क्रैक्स डेवलप होंगे वो क्रैक को डेवलप होने से भी रोकता है हमारा रिइंफोर्समेंट। एंड द लास्ट वन इज कंक्रीट मेक्स ऑफ द सेक्शन थिनर सेक्शन बनाता है एज कंपेयर टू प्लेन कंक्रीट सेक्शन। अगर प्लेन कंक्रीट यानी पीसीसी अगर बनाए तो उसको हमें थिक बनाना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा मोटा बनाना पड़ेगा। अगर आरसीसी बनाते हैं तो हमें पतला बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें छड़ यूज करते हैं। एक बात और, रिइंफोर्समेंट का मतलब हो गया आरसीसी के केस में बार्स। हर जगह रिइंफोर्समेंट का मतलब बार्स नहीं होता है, आप ये चीज़ों को याद रखेंगे। सिर्फ रिइंफोर्समेंट का मतलब आरसीसी के केस में बार्स होता है। बाकी जगह क्या होगा, तो बाकी जगह अगर सॉइल रिइंफोर्समेंट की बात करेंगे तो रिइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि ऐसा मटेरियल जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। कंक्रीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बार्स, इसलिए हम लोग बार्स करते हैं रिइंफोर्समेंट पे। सॉइल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा प्लास्टिक रेजिन्स, लाइम्स, जो उसकी बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, तो इसलिए वहाँ पर वो हो जाएंगे रिइंफोर्समेंट। ठीक है, आर्मी के केस में रिइंफोर्समेंट का मतलब होता है बैकअप। तो ये सभी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है कि रिइंफोर्समेंट की जगह पर हम लोग स्टील यूज करते हैं यानी बार्स यूज करते हैं, उसका क्या रीज़न है, दूसरा मटेरियल क्यों नहीं यूज करते हैं। तो पहला रीज़न है कि वो सस्ता होता है और इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, इसलिए यूज करते हैं। दूसरा कहता है कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिसिटी ये भी हाई होता है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा कहता है कि ये अच्छा बॉन्डिंग बनाता है कंक्रीट के साथ में, इसलिए इस्तेमाल करते हैं। और चौथा कहता है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन वो कंक्रीट के लगभग बराबर में होता है, इसलिए हम लोग कंक्रीट में स्टील का यूज करते हैं। ठीक है, ये सस्ता होता है
ईजिली अवेलेबल हो जाए, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी होता है उसका, अच्छा बॉन्डिंग कर लेता है, और कंप्रेशन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन उसका कंक्रीट के लगभग बराबर होता है। इसका मतलब हुआ कि जब आग लगता है किसी स्ट्रक्चर में, किसी मान लीजिए कोई रेसिडेंशियल में अगर आग लग गया तो ऐसा ना हो कि स्टील के गलने से पहले ही कंक्रीट गल जाए, तो ऐसे में स्ट्रक्चर हमारा कोलैप्स कर जाएगा और सफिशिएंट वार्निंग नहीं मिल पाएगा हमें बचने के लिए। तो इस केस में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इसलिए स्टील को यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन है स्टील का ग्रेड। ग्रेडिंग ऑफ स्टील का मतलब है कैटेगराइज करना, कि कैसे हम इसको पहचानेंगे, कौन सा नाम है, किस ग्रेड का क्या काम होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। पहला है एफी 250, एफी 415, 500, 550D, 550, 600, बहुत सारे हैं, सबका अलग अलग नाम है। 250 वाले को माइल्ड स्टील या प्लेन बार कहा जाता है, और इसके ऊपर जितने हैं सबको HYSD कहा जाता है। HYSD का मतलब है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड डिफॉर्म्ड बार। ठीक है, HYSD का मतलब यील्ड स्ट्रेंथ हाई होगा। हाई देखिए 250 है, उससे ज़्यादा है 415, उससे ज़्यादा है 500, तो हाई यील्ड में आते हैं। आप बार्स जो है दो तरह के देखे होंगे, एक होगा प्लेन बार और दूसरा देखे होंगे रिप्स वाले बार। अगर हम पूछें कि आप लोग घर बनते हुए जो बार्स देखे वो कौन सा देखे हैं, तो सब लोग कहेंगे हम ये बार्स देखे हैं। बिल्कुल सही है, आप यही बार्स देखे हैं। रिप्स वाला बार्स हम लोग यूज करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि यह कंक्रीट के साथ में बॉन्डिंग बनाता है। प्लेन बार में स्लिपिंग होता है, इसको नहीं बनाते हैं, लेकिन जहाँ पर हमें डक्टिलिटी की ज़रूरत होती है वहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि माइल्ड स्टील को जनरली अवॉइड करते हैं हम लोग इस कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि लोअर यील्ड स्ट्रेस होता है इसके सेम कॉस्ट पे। लेकिन लेकिन यही माइल्ड स्टील का यूज करेंगे, हाउएवर मेक स्ट्रक्चर मोर डक्टाइल। अगर डक्टिलिटी हमें चाहिए होगा तो माइल्ड स्टील का यूज करना होगा। दूसरा है HYSD। इसको हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो माइल्ड स्टील को स्ट्रेन करते हैं। कैसे स्ट्रेन करेंगे? यील्ड प्लेट्यू के आगे जा करके उसको खींचेंगे, उसको ऐंठेंगे, ट्विस्ट करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, खींचेंगे, खींचते हुए ऐंठेंगे, उसके बाद अनलोडेड कर देते हैं। तब हमें जो मिलता है वो HYSD बार होता है, और यह लेस डक्टाइल होता है माइल्ड स्टील के रिस्पेक्ट में। बार्स में सबसे अच्छा क्वालिटी होता है TMT बार का। TMT बार वो कंपनी वाला नहीं, जो प्रचार देखते हैं आप वो नहीं है। ये दूसरा है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स इसको कहते हैं। ये वो बार होता है जनरली मैकेनिकल और थर्मल प्रोसेस से मिलकर बना होता है। मतलब कि जैसा बार्स आप मार्केट में देखते हैं उसके बाहर एक लेयर प्रोवाइड किया जाता है हाई कार्बन स्टील का, जो कि इसको कोरोजन से बचाता है, जो कि कोरोजन रेसिस्टेंट होता है, जो कि रिलेवेंट फीचर्स ऑफ HYSD के रिस्पेक्ट में। TMT बार्स आर रिलेटिवली मोर डक्टाइल देन HYSD बार। HYSD के रिस्पेक्ट में ये इसकी डक्टिलिटी हाई होती है। नेक्स्ट वन है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है कंक्रीट का, इसको समझने के लिए आपको याद होगा कि आप लोग जब थर्ड सेमेस्टर में होंगे तो बिल्डिंग मटेरियल वाले लैब में एक आप लोग क्यूब का टेस्टिंग किए होंगे इसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। अगर नहीं किए हैं तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ, आप लोग को जरूर याद आ जाएगा। ये क्यूब है, आप क्यूब बनाए होंगे जिसका साइज होता है 150 mm इंटू 150 mm इंटू में 150 mm। इसका साइज जो है 150 mm ये फिक्स होता है। ठीक है, इस क्यूब को बनाने के बाद 28 दिन तक पानी में इसको डुबा के रखा जाता है, जिसको कहा जाता है क्यूरिंग। एक सैंपल बनाते हैं जिसमें 3 स्पेसिमेन होता है। 28 दिन के बाद जब इसको हम लोग पानी से बाहर निकालते हैं तब हम लोग या तो CTM में या तो UTM में या तो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन या तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर, एक ऐसा मशीन होता है जिसमें ऊपर में लोडिंग पैड होता है, बीच में कंक्रीट को रखते हैं जो हमारा ब्लॉक है ऊपर वाला, और नीचे इसका बेस प्लेट होता है, इस पर लोड लगाते हैं। जिस कंप्रेसिव लोड पर इसमें क्रैकिंग आ जाता है उसको कंप्रेसिव लोड कहते हैं। और तीनों का जो एवरेज होगा, इन तीनों का जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो एवरेज होगा, 5% से ज़्यादा फेल ना हो टेस्ट रिजल्ट्स, उसी को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। जिस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर यह फेल कर जाएगा या इसमें क्रैकिंग आ जाएंगे, टूटने लगेगा, वो कहलाएगा हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, और इन तीनों का जो एवरेज हम लेंगे वह टेस्ट रिजल्ट 5% से ज़्यादा फेल नहीं हो, उसको कहेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। एग्जाम्पल के लिए अगर मानते हैं M30 ग्रेड का हमने कंक्रीट बनाया है, तो उसमें से 5 ऐसे थे जिसका वैल्यू 30 से कम लोड पर टूट गया। बनाए हैं 30 के लिए, लेकिन जब हम तोड़ने गए, जब चेक करने गए, तो एक टूट गया 22.3, 25.8, 27 पे 28.5, 29.2। 5 ऐसे थे 100 में से जो 30 से पहले ही टूट गए,
और बाकी 95 ऐसे थे जो 30 के ऊपर जाके टूटे, तो हम कह सकते हैं कि 5% तक ही इसका टेस्ट रिजल्ट फेल था, 5% से ज़्यादा नहीं था, नॉट मोर देन 5%। अगर ये 6 ऐसा क्यूब हो जाता तो M30 ग्रेड इसको नहीं बोलते हैं, कितना बोलते हैं, M25 बोलते हैं, क्योंकि हमेशा 5 का मल्टीप्लाई होता है। उम्मीद है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपको समझ में आया होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है नेक्स्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसको कहा जाता है कि हमने कहा जिस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे ये टूटता है उसको कहा जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद है नेक्स्ट है टारगेट मीन स्ट्रेंथ। टारगेट मीन स्ट्रेंथ मतलब क्या है कि जितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है उसके बियॉन्ड कितना लिमिट हो सकता है, कितना टारगेट किया जा सकता है इसको, उसको टारगेट कहा जाता है। ठीक है, जो कि IS 457 में क्लॉज 9.2 4.2 में ये वैल्यू आपको दिया हुआ है टेबल नंबर 8 पर। तो उसको हम लोग टारगेट मीन स्ट्रेंथ कहते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं टारगेट मीन स्ट्रेंथ को। एफसी के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। 10 और 15 है तो 3.5 यूज करेंगे, 20 और 25 है तो 4 यूज करेंगे, 30 और उससे ज़्यादा है तो 5 यूज करेंगे। ठीक है, एफ होता है टारगेट मीन स्ट्रेंथ, एफसीके को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सिग्मा। इसको समझते हैं आसानी से एक न्यूमेरिकल के हेल्प से। इसमें कहता है कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ आपको डिजाइन करना है कंक्रीट का। इफ यू नीड टू डिजाइन ए कंक्रीट विथ कैरेक्टरिस्टिक मीन स्ट्रेंथ ऑफ 30, यानी कैरेक्टरिस्टिक मीन स्ट्रेंथ यानी एफसीके आपको दे दिया हुआ है 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर का। और कहता है व्हाट विल बी द टारगेट मीन स्ट्रेंथ, टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या होगा एंड करेंट मार्जिन क्या होगा। मिक्स डिजाइन के लिए यूज कर रहे हैं जिसके स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 5 है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला लिखना होगा, वैल्यू पुट कीजिए। एफ सी के 30 दिया है, ये 1.65 न्यूमेरिक वैल्यू है, सिग्मा है 5, पुट किए ये वैल्यू मिल गया। पहले था कितना 30, अब आ गया कितना 38.25। मार्जिन कितना हुआ, करंट मार्जिन कितना हुआ तो घटा दीजिए, बन जाएगा 8.25। इसमें से इसको घटा दीजिए 8.25 आ जाएगा। ठीक है, तो 8.25 होगा यहाँ पर। तो ये हो गया आपका करंट मार्जिन। तो उम्मीद है इतना चीज़ आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट है कंक्रीट का ग्रेड। ग्रेड का कंक्रीट का मतलब क्या हुआ, इसको डिनोट करते हैं हमेशा एम आगे रहेगा और यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ रहेंगे। ठीक है, कंक्रीट का ग्रेड डिफाइन होता है इसके स्ट्रेंथ एंड कॉम्पोजिशन ऑफ कंक्रीट, कॉम्पोजिशन से डिफाइन होता है। जैसे M20 है, इसका कॉम्पोजिशन होता है 1:1.5:3, यानी जितना सीमेंट होगा उसका 1.5 गुना बालू होगा, उसका 3 गुना 3 गुना गिट्टी होगा। किसका 3 गुना, सीमेंट का 3 गुना होगा, ना कि एक बालू का 3 गुना। ठीक है, जितना सीमेंट होगा उसका 1.5 गुना बालू होगा और इस सीमेंट का 3 गुना हमारा गिट्टी होगा। तो ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है M20 ग्रेड। और ये कैसे डिफाइन होता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड का कोड है IS 456, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, यही बताता है। तो कहता है कि ये 28 दिन के बाद ही इसका इनिशियल स्ट्रेंथ मिलता है कंक्रीट को, और इस कोड के अकॉर्डिंग हम लोग कंक्रीट को M10 से M100 तक प्रोवाइड करते हैं। पहले ये वैल्यू M60 तक होता था, अब बढ़ा करके M60 से बढ़ा के M100 किया गया है अमेंडमेंट 4 ऑफ IS 456 के तहत में। ठीक है, कंक्रीट का जो ग्रेड है उसको एमपीए में मेजर करते हैं। एमपीए यानी मेगा पास्कल, जिसका यूनिट होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। जहां एम का मतलब होता है, ये एम का मतलब क्या है, मिक्स से है, ये बताता है कि मिक्स है, और 20 है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। IS 456 के अकॉर्डिंग कंक्रीट को 3 भागों में बांटा गया है, ऑर्डिनरी ग्रेड, स्टैंडर्ड ग्रेड, हाई स्ट्रेंथ ग्रेड। ऑर्डिनरी ग्रेड कहेंगे M10 से M20 के बीच में, M25 से M55 को कहेंगे स्टैंडर्ड, और M60 से M80 को कहेंगे हाई स्ट्रेंथ ग्रेड। इनका रेशियो क्या होता है, M10 का मतलब क्या हुआ, जितना सीमेंट होगा उसका 3 गुना बालू, उसका 6 गुना गिट्टी होगा। किसका 6 गुना, सीमेंट का 6 गुना। इस रेशियो को M10 कहा जाता है। किसके तहत में, तो IS 456 के तहत में। इसी तरह से हम 15, 20, 25, 30 और उसके ऊपर का अगर बनाना है तो आपको डिजाइन मिक्स जाना पड़ेगा, और डिजाइन के लिए जो कोड होता है इंडियन स्टैंडर्ड का 10/262/2009, ये आपका कोड होता है डिजाइन मिक्स के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडुलर रेशियो किसको कहते हैं। तो मॉडुलर रेशियो जो होता है, यह रेशियो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट का, या फिर लोड कैरिड बाय स्टील टू लोड कैरिड बाय कंक्रीट, ये भी कह सकते हैं। WSM की बात करें तो मॉडुलर रेशियो जो है WSM में 280/3 सिग्मा CBC होता है, जहां सिग्मा CBC परमिसिबल स्ट्रेस होता है किसका, कंक्रीट का, क्योंकि सी लगा यहाँ पर इसलिए कंक्रीट के लिए, स्टील का नहीं कंक्रीट का यहाँ पर होता है। तो ये थे मॉडुलर रेशियो के बारे में।
अब बात करते हैं मेथड ऑफ डिजाइन। तो आरसीसी में आप पूरे 3 तरह के मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तीनों मेथड से आपको डिजाइन करना होगा। पहला मेथड है इसमें WSM। पहला मेथड है इसका वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दूसरा है लिमिट स्टेट मेथड और तीसरा है अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड या अल्टीमेट लोड मेथड भी होता है। वर्किंग स्टेट मेथड को मॉडुलर रेशियो मेथड के नाम से जानते हैं। यह मोस्ट पॉपुलर मेथड और कॉमन मेथड है डिजाइनिंग पर्पस के हेल्प से। आज के डेट में हम लोग WSM का यूज करते हैं वाटर टैंक बनाने के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज नहीं करते हैं और यह जो है ये सर्विस लोड पे बनता है, डिजाइन लोड पे नहीं बनता है। ठीक है, तो इसलिए इसका हम लोग यूज करते हैं वाटर टैंक को बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है लिमिट स्टेट का मेथड। बहुत ज़्यादा यूज होता है कंस्ट्रक्शन में, सब चीज़ के लिए। जो फ्रेम स्ट्रक्चर है जनरली एलएसएम से बनाते हैं, क्योंकि इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज होता है, जो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या करता है, अपने पूरे लाइफ में, थ्रू इट्स लाइफ, पूरे लाइफ में सभी लोड के साथ में यह सेफ्टी के साथ में स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है। इट शुड ऑल्सो सेटिस्फाई द सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट। सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या करता है, वो प्रिवेंट करेगा एक्सेसिव डिफ्लेक्शन से, एक्सेसिव क्रैकिंग से एंड एक्सेसिव वाइब्रेशन से। उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करेंगे, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, दोनों को ध्यान में रखते हुए इस मेथड का यूज हम लोग करते हैं। और दोनों प्रोवाइड होता है किसकी वजह से, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वजह से। और लास्ट मेथड इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड। अल्टीमेट का मतलब हुआ कि आप स्ट्रेस स्ट्रेंथ का पढ़े होंगे स्टील का, जिसमें लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, स्ट्रेन हार्डनिंग, अल्टीमेट एंड देन फ्रैक्चर। तो यह हम लोग यील्ड तक तो जा रहे थे स्टील में, यह क्या करता है, अल्टीमेट तक पहुंचता है, तो इसलिए इसमें कॉस्ट ज़्यादा लग जाता है। इस मेथड को लोड फैक्टर मेथड के नाम से भी जानते हैं। इन दिस मेथड ऑफ डिजाइन ट्रू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्यूरेटली नोन। ट्रू मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये सभी मेथड थे आपको डिजाइन के लिए, वर्किंग स्ट्रेस, लिमिट स्टेट एंड अल्टीमेट स्टैंड मेथड। तो उम्मीद है ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और लास्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ IS 456। इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब ये आपको आरसीसी का कोड है, जो कि 2000 में रिवाइज हुआ था और यही चलता आ रहा है। ठीक है, 2000 में रिवाइज हुआ था। बिना आरसीसी के कोड के आप आरसीसी का एग्जाम पास तो कर जाइएगा जैसे तैसे, लेकिन आपको कुछ भी नॉलेज नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारी यह सजेशन है कि इंटरनेट पर अवेलेबल है, IS 456 2000 डालिएगा, इंटरनेट पर अवेलेबल है, यह कोड आपको डाउनलोड हो जाएगा। आप एटलीस्ट प्रिंट करा के अपने साथ रखें जब भी आप क्लास करने बैठते हैं। तो साथ साथ हम बताते चलेंगे कि किसकी वैल्यू कहाँ पर दी हुई है और कब उसका यूज आपको करना है। एग्जाम में ले जाना कोड अलाउ होता है। ठीक है, यह जो कोड होता है लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्टेट मेथड दोनों के बारे में दिया हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो कोड है ये मेजॉरिटी में आपको मिलेगा LSM का, जो कि यूज होता है BIS के रिकमेंडेशन पे। BIS मतलब हो गया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यह एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन देता है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कंक्रीट के बारे में। यह 5 सेक्शन और 8 एनेक्चर में डिवाइडेड रहता है। द लास्ट टॉपिक इज SP16। जब यह कोड 1978 में था, तब इसका नाम था SP16। 22 साल बाद इसमें रिवीजन हुआ, 2000 में फिर से इसको रिवाइज किया गया, तब इसका नाम हो गया IS 456। ठीक है, तो उस समय पब्लिश हुआ था IS 456 1978 में था, उसका नाम SP16 था। तो इसमें एक्सटेंसिव चार्ट्स दिए होते हैं कंप्रेसिव मेंबर, फ्लेक्चर मेंबर के लिए, जबकि इसमें टेबल दिए होते हैं। तो यहाँ पर टेबल है स्ट्रक्चरल मेंबर को, पैरामीटर को समझने के लिए। MU तो अल्टीमेट मोमेंट होता है, विड्थ ऑफ बीम होता है, इफेक्टिव डेप्थ होता है, परसेंटेज ऑफ स्टील, बहुत सारा और चीज़ है जिसके बारे में हम लोग समझेंगे आने वाले क्लास में। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे आप व्हाट्सअप नंबर पे 8528910177 पर आप संपर्क कर सकते हैं, या हमें कॉल कर सकते हैं 6202943709 पे। तो आज का ये यूनिट 1 जो है इंट्रोडक्शन टॉपिक था, जिसमें हम लोग सबके बारे में इंट्रोड्यूस हुए कि कंक्रीट का ग्रेड किसको कहेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील क्या है, तो इस सब के बारे में हम लोग देखे थे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।